परमाणु पर। और परमाणु में हमने बात करी थी कि परमाणु क्या होते हैं और हम क्या होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि एक ही प्रकार के परमाणु अगर बनाएंगे तो अणु खत्म कहलाता है, अलग अलग परमाणु मिलकर अगर कोई पदार्थ बनाते हैं तो वो अणु आपका क्यों क्या है। मैंने आपको परमाणु और अणु की डिस्कशन करवाया था, मैंने कहा था पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो अविभाजित होता है परमाणु कहलाता है, वो पदार्थ वह सबसे छोटा विभाजित कर सकते हैं अणु होता है। अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना परमाणु के इस अवस्था में नहीं कह सकता अणु स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। रासायनिक विधियों में परमाणु भाग लेते हैं, अणु कभी भाग नहीं लेते। ये परमाणु और अणु में किसी भी पर आसपास करने के चांस कहा जाता है। परमाणु और अणु के लिए कथन पर विचार करो, उन कथनों को दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन ऐसा। ये बात है पहचान। मैंने आपको बताया कि परमाणु और अणु की पहचान कैसे करेंगे। अगर मैंने कहा कि कोई अगर अकेला परमाणु दिखता अकेला दिखता है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस अकेले थे तो वो परमाणु। इसके अलावा मैंने देखा एक अक्षर बड़ा हो और एक अक्षर दूसरा छोटा, दूसरा अक्षर छोटा, दूसरा अक्षर छोटा तो वो भी परमाणु है। जैसे मैंने यहाँ Na बड़ा है छोटा है, जैसे मैंने Mc बड़ा है छोटा है, जैसे मैंने Al बड़ा है छोटा है, जैसे मैंने क्लोरीन C बड़ा है छोटा है। तो ये दोनों बातें तुम्हारे परमाणु को इंगित करती हैं। ये हमेशा परमाणु होंगी, ये हमेशा परमाणु होंगी, याद रखिए। तो अणु की पहचान कैसे करेंगे याद रखना। अगर मैथ लग जाए कहीं पर गणित लग गया, गणित तो बोल लीजिए परमाणु के साथ गणित लगे। देखो भाई परमाणु है और परमाणु प्लस में क्या लग जाए उसके मैथ लग जाए, मैथ मतलब गणित लग जाए तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा अणु बन जाएगा। जैसे मैं लिखूं H2, जैसे मैं लिखूं N2, जैसे मैं लिखूं O2 S, जैसे मैं लिखूं S8, जैसे मैं लिखूं B4। तो ये आपके हमेशा याद रखना, ये चीजें आपकी अणु, ये आपकी अणु। इसके अलावा अगर एक अक्षर बड़ा, दोनों अक्षर बड़े हैं तो वो भी आपके अणु। जैसे मैंने लिखा HCl, एक बड़ा दूसरा बड़ा आ गया। जैसे मैंने लिखा Na में एक बड़ा और दूसरा ये बड़ा आ गया। जहां पर दो परमाणु मिलते हैं वो अणु होगा हमेशा। दोनों अक्षर बड़े हो, दोनों अक्षर बड़े करते हैं, दोनों अक्षर बड़े करते हैं। जैसे मैंने लिखा CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे मैंने लिखा NO, ये दोनों बड़े हैं, दोनों अक्षर बड़े हैं तो वो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ये आपके हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा आपके अणु होंगे। तो ये दोनों बातें क्या है आपकी अणु। ये याद रखना। जैसे मैं एक और तुम्हें पसंद बनाता हूं, एक पसंद बनाता हूं निम्न में से परमाणु है। ये इसके अलावा एक बात सुनो, जहां पर दो परमाणु मिल जाए, दो परमाणु मिले, दो परमाणु अगर मिलता है, दो परमाणु अगर दो परमाणु आपस में मिलते हैं, दो परमाणु मिले वो भी अंतर NaCl है ना, जैसे HCl, जैसे H2O, जैसे जहां पर मैथ लिखा जाए, मैथ लिख कहीं पर आ जाए वो हमेशा अणु ही होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जहां पर तुम्हें दो परमाणु देखो यहाँ दोनों बड़े हैं और साथ में मैथ लिखा दो बड़े और साथ में मैथ लिखा तो वो भी आपका अणु होगा। जैसे पसंद बनाता हूं तुम लोगों के लिए, मैं एक पसंद बनाता हूं। देख निम्न में से परमाणु है, निम्न में से परमाणु और उत्तर आ जाए इस प्रकार NO लिखा जाए, दूसरा ऑप्शन आ जाए N2O लिखा जाए, तीसरा आ जाए कार्बन ये आ जाए छोटा अक्षर, और अगर आपको लिखा जाए H2। तो जहां तुम्हें मैथ दिख जाए, दो दिख जाए, तीन दिख जाए, ऐसे दिख जाए तो वो हमेशा अणु ही होगा। दूसरा अगर दोनों अक्षर बड़े हैं, ये दोनों अक्षर बड़े हैं तो एक बड़ा और एक छोटा आ जाए तो वो आपका क्या होगा, वो आपका परमाणु होगा। जहां एक अक्षर बड़ा और बड़े साथ दूसरा छोटा आ जाए, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई साथ साथ बैठे हो तो वो आपका परमाणु होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर दोनों अक्षर बड़े आ जाए वो आपका ये कोबाल्ट होता है, ये कोबाल्ट होता है जो एक परमाणु है। अगर ये आ जाए कार्बन मोनो, दोनों बड़े हैं, दो बड़े आ जाए, दो अलग बड़े आ गए तो वो आपका अणु बन जाता है। इस प्रकार कई बार वो तुम लोगों से प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा परमाणु और कौन सा अणु है, फिर दिक्कत आ जाती है कि परमाणु और अणु में अंतर क्या। तो ये कहानी है परमाणु और अणु की। इसके बाद क्या हुआ, जब जॉन डाल्टन ने बता दिया कि भैया परमाणु को तो हम विभाजित कर ही नहीं सकते, ऐसी कणाद से बात चल रही थी, ग्रीक दार्शनिक को बनाई, उसके बाद उन्हीं को कॉपी करके जॉन डाल्टन ने ये बता दिया कि परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है वो आपका परमाणु कहलाता है, याद रखिएगा। वो आपका परमाणु कहलाता है। तो जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं वो आपका परमाणु है, याद रखिएगा। वो परमाणु है आपका जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, माइकल फैराडे, फ्रैंकलिन, माइकल फैराडे ने तो ये कहा कि परमाणु विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु में कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ये बात बताई आपके फ्रैंकलिन ने, फ्रैंकलिन ने कहा ठीक है ये तो ऑब्वियस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज परमाणु पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। जिनको इलेक्ट्रॉन और धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसको बाद में धनावेश और ऋणावेश कहा गया, जिसको बाद में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहा गया, पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के युग हो रहे थे। इसी आधार पर बात करेंगे परमाणु के मौलिक कणों की। अगली जो इसी के परमाणु में जो आगे श्रृंखला रहेगी हमारी वो है परमाणु के मौलिक कण। तो अगला है परमाणु के मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। परमाणु के मौलिक कणों की जब हम बात करते हैं, ध्यान सुनना, तो परमाणु में तीन मौलिक कण पाए जाते हैं, तीन मौलिक कण हैं और वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं और इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग हुए। सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयोग होते चले गए, क्योंकि जब आपके वैज्ञानिक थे, जिनके आपके वैज्ञानिक थे, मैं कहूं जॉन डाल्टन ने जब कहा कि परमाणु विभाजित, इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। विलियम ब्रूक्स सबसे बड़ा नाम है इसमें, इसके बाद आपका थॉमसन साहब हैं, रदरफोर्ड साहब हैं, चैडविक साहब हैं, गोल्डस्टीन हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग क्या थे, इस प्रकार का प्रयोग करें, क्या प्रयोग में रखा गया, इनकी बात हम करते हैं। ध्यान सुनो, परमाणु में तीन मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक विसर्जन नली का प्रयोग किया। विसर्जन नली का प्रयोग में क्या था, कांच की विसर्जन नली का विसर्जन, जिसमें किसी गैस को भरा गया और उस पर अधिक ताप पर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसमें बताया कि जब भी कभी विद्युत धारा प्रवाहित करने से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये दो बातें बहुत ही जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए सबसे पहले विलियम ब्रूक्स नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने विसर्जन नलिका बनाई थी और उसी विसर्जन नलिका के अंदर याद रखना, उसी विसर्जन नलिका के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रखे थे। विसर्जन मतलब इसमें बहुत कम दाब पर गैस को भरा जाए और विसर्जन नलिका का मतलब ये होता है कि वैक्यूम ट्यूब से गैस को बाहर निकाल दिया जाए, उसमें गैस को दाब बढ़ाया जा सकता है, गैस को बाहर निकाला जा सकता है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन रखे गए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई और उस कांच की ट्यूब के चारों ओर एक फ्लूइड पदार्थ का लेप भी किया गया। फ्लूइड पदार्थ के ऊपर जब उसमें कोई उच्च ऊर्जा विकर्ण टकराते हैं वहां पर चमक पैदा तो क्या किया, एक विसर्जन नलिका बनाई। क्या बनाया भैया, विसर्जन नलिका बनाना। ये लो एक विसर्जन ट्यूब बनाई, एक वैक्यूम ट्यूब बनाई, विसर्जन नलिका बनाई। इस प्रकार
एक रखा गया आपका एनोड, यहाँ पर एक एनोड रखा और इसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, इसके ऊपर एक विसर्जन मैं ये लोग से बना रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे करके एक पदार्थ का लेप कर दिया, इस ट्यूब के ऊपर एक पदार्थ का लेप कर दिया, ऐसे करके लेप कर दिया। ये कैथोड कितने थी, ये कैथोड था जब, ये तो था तुम्हारा कैथोड, ये था तुम्हारा एनोड, ये कैथोड था और ये एनोड, ये याद रखिएगा कैथोड था और एक उसने एनोड रखा गया, याद रखना एक कैथोड और एक एनोड की बात थी, ठीक है। ये कैथोड रखा गया और ये एनोड, अब इसको बहुत कम दबाव कर देगा, बहुत कम दाब, तो क्या हुआ कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती यहाँ से जो मेरे जाती है, कब जब हमने इसको जोड़ दिया एक उच्च वोल्टता के साथ, इस प्रकार उच्च वोल्टता के साथ जब इसको जोड़ा गया, एनोड को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इस प्रकार विसर्जन नलिका बनाई गई और उस विसर्जन नलिका के अंदर क्या किया गया कि उच्च दाब पर क्या किया गया था, ये बड़ी कर देते हैं, ये माइनस हो गया, बड़ी डाल देते प्लस, तो देखो ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, ऐसे छोटा चार्ज हमेशा माइनस के साथ, बड़ा हमेशा पॉजिटिव प्लस, इस प्रकार जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो कैथोड इस ब्लैक वाले कलर से कुछ किरणें निकलती और वो किरणें जाती है एनोड की तरफ, और जब यहाँ पर इस पदार्थ को टकराती है तो वहाँ पर चमक पैदा होती है, वहाँ पर चमक पैदा हुई इस एनोड के पीछे जाकर, इसका मतलब कैथोड से कुछ किरणें निकलती है और वो कहाँ जाती है, एनोड की तरफ जाती है। कैथोड में पता है नेगेटिव वाला होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव वाला होता है, मतलब नेगेटिव कुछ किरणें निकलती, कुछ कण निकलते हैं कैथोड से और वो कण जाकर एनोड की तरफ गति करते हैं और तीसरा इस विसर्जन वाली नलिका से टकराते हैं, तो वहाँ पर वो ये देखो ये स्फूर्तित पदार्थ जो येलो मैंने किया यहाँ पर, ये स्फूर्तित पदार्थ और स्फूर्तित पदार्थ क्लोज सेट पदार्थ भी होते हैं, स्फूर्तित पदार्थ भी होते हैं, याद रखिएगा स्फूर्तित पदार्थ भी होते हैं जो हल्के से कण को इस कण को टकराते हैं, वहाँ पर चमक पैदा होती है। तो हमें कैसे पता लगा, थॉमसन को कैसे पता लगा, थॉमसन को कैसे पता लगा कि भैया कैथोड से निकलकर एनोड टकरा रही है, तो यहाँ पर पीछे की तरफ, यहाँ पर पीछे की तरफ किरणें टकराती, जो कण टकराते हैं उन कणों को उसने कहा कि वो कैथोड किरणें हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं कैथोड किरणों को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से निकल रही थी, याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज निकल रही थी। तो देखो क्या ये जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की, ध्यान सुनो, जे थॉमसन ने कैसा प्रयोग किया, जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर जब उच्च वोल्टता का मतलब होता है जहां पर वोल्टता ज्यादा हो, विभवांतर ज्यादा, उच्च वोल्टता, याद रखो जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर जब उच्च वोल्टता लागू की तो देखा कि विसर्जन नलिका में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती, देखा कि विसर्जन नलिका में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, विसर्जन नलिका में जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर जब उच्च वोल्टता लागू की तो देखा कि विसर्जन नलिका होती है उसमें विसर्जन नलिका में विसर्जन नलिका की दीवारों पर क्या होती है, प्रतिक्रिया का मतलब होता है प्रकाश उत्पन्न होता है, दीवारों पर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया का मतलब होता है प्रतिक्रिया उत्पन्न, प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि वहां पर प्रतिक्रिया का मतलब होता है चमक पैदा। देखो कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे, सबसे पहले हमारे विलियम ब्रूक्स ने एक विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका क्या होती है, इसमें से गैसों को विसर्जित भी किया जा सकता है जहां पर वैक्यूम पैदा किया जा सकता है उस नलिका में, तो यहाँ पर देखो आपके सामने पड़े यहाँ पर एक विसर्जन नलिका, ये निर्वात पंप है, ये निर्वात पंप है यहाँ, और इस निर्वात पंप की सहायता निर्वात किया जा सकता है विसर्जन नलिका के अंदर, निर्वात का मतलब निर्वात, ने का मतलब अलग करना, वात होना वायु, अब इसमें से विसर्जन नलिका में से बहुत ही वायु को बाहर निकाल दिया जाए, तभी तो बहुत कम दाब पैदा किया जा सकता है, जब गैसें नहीं रहेंगी तो दाब कहां से पैदा होगा, तो ये याद रखिए। और इस विसर्जन नलिका के अंदर से जिस थॉमसन ने प्रयोग उसने दो इलेक्ट्रोड रखे, एक कैथोड रखा जो नेगेटिव और एक एनोड रखा जो पॉजिटिव, इस कैथोड एनोड को जोड़ दिया उसने उच्च वोल्टेज बैटरी से, इस बैटरी से जोड़, यहाँ ये बैटरी लगा दी उच्च वोल्टेज, ये बैटरी सेल लगा दी, एक पर नेगेटिव चार्ज है दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई, बैटरी का हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव छोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव छोड़ दिया। अब जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से कुछ किरणें निकली और वो पीछे तरफ जाकर इस विसर्जन नलिका पर टकराई, और जैसे वो किरणें यहाँ टकराती हैं, यहाँ टकराती, तो यहाँ पर चमक पैदा होती है। तो इस आधार पर जे थॉमसन ने क्या डिस्कस किया, जे थॉमसन ये कहते हैं कि जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर जब उच्च वोल्टता लागू, उच्च वोल्टता मतलब जब विद्युत धारा बहुत दाब के साथ बहुत कम दाब से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उच्च वोल्टता वाली लागू, देखा कि विसर्जन नलिका की दीवारों पर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और इसी प्रतिक्रिया के आधार पर बहुत सारी निष्कर्ष निकाले, प्रतिक्रिया का मतलब होता है चमक पैदा होना, उस दीवार पर जाकर चमक पैदा होती है और उसी चमक के आधार पर उसने निकाला कि भैया कुछ कैथोड से कुछ किरणें निकलती है जो एनोड की तरफ गति करती है और जाकर एनोड की तरफ गति करती है, विसर्जन नलिका की दीवारों पर टकराती है, वहां पर वो चमक पैदा करती है। चूंकि कैथोड से निकल रही थी इसलिए इनको कहा गया कैथोड किरणें, और आपको पता है कैथोड बना होता है नेगेटिव चार्ज का, इसलिए नेगेटिव चार्ज वाली किरणों को कहा गया बाद में कि ये इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। तो अब इनकी खोज की, चलो तो जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने निष्कर्ष क्या निकाला, इस आधार पर जे थॉमसन ने निष्कर्ष क्या निकाला, तो देखो क्या जे थॉमसन ने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि विसर्जन नलिका में उच्च वोल्टता पर कैथोड से कुछ किरणें निकलकर एनोड की तरफ गति करती है, इन किरणों को जे थॉमसन ने कैथोड किरणें कहा, किसने कहा भाई, तो जे थॉमसन ने इनको कैथोड किरणें कहा, याद रखिएगा जे थॉमसन ने इनको कैथोड किरणें कहा जो कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ गति करती है और जाकर वहां पर दीवार पर जब टकराएगी, सीधी सी बात है कि दीवार पर जब टकराती है तो वहां पर चमक पैदा होता है, हमें पता लगता है कि कैथोड से निकल रही है एनोड की तरफ आ रही है, तब हमें पता लगता है यार इन्हीं किरणों को बाद जे थॉमसन ने कहा कैथोड किरणें। अब इन कैथोड किरणों की क्या विशेषता है, तो कैथोड किरणों की
सीधी रेखा में गमन करती है। ये किरणें क्या करती है भाई, तुम्हारे सामने सीधी रेखा में गमन करती है, देखना सीधी रेखा में गमन करती है। पहली बात, कैथोड से निकल कहां जा रही है, एनोड की तरफ गति करेंगे। कैथोड से एनोड की तरफ जब गति करती है और जब इस दीवार से टकराती है तो इस दीवार पर चमक पैदा होती है। इस दीवार पर चमक पैदा होती है, प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रदीप्ति का मतलब प्रकाश उत्पन्न करती है। प्रदीप्ति का मतलब होता है प्रकाश उत्पन्न। तो पहला गुण क्या है इसका, तो पहला गुण है ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, ये प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रदीप्ति का मतलब चमक उत्पन्न करती है। कहां से निकल रही है भैया, कैथोड से निकलती है। इसका मतलब ये कैथोड से निकलती है, याद रखिएगा। तो ये ऋणावेशित कणों से बनी हुई है। कैथोड क्या है, ऋणावेशित है, तो ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती है। अच्छा, अगर इस विसर्जन नलिका, जो विसर्जन नलिका थी, अगर उसको गैस भरी तो उस गैस को आयनित कर देती है, उसको आयनों में बदल देती है। कितनी ताकत होती है, ये गैसों को आयनित कर देती है। ये विसर्जन नलिका में भरी जो भी गैस अगर भरेंगे हम विसर्जन नलिका के अंदर, ये विसर्जन नलिका में भरी गैसों को, विसर्जन नलिका में भरी गैसों को आयनित कर देती है। भरी गैसों को क्या कर देती है, भरी गैसों को आयनित करने की क्षमता रखती है, आयनित कर देती है। और अगर मैं इस विसर्जन नलिका के पास इस विसर्जन को विद्युत क्षेत्र लगाऊं, जो विद्युत धारा को प्रभावित, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र होती है प्रभावित, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ये जो किरणें होती है, कैथोड किससे बनी हुई है, नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं इस पर पॉजिटिव लगाऊं तो इसका आकर्षण होगी। मान लो मैं इधर पॉजिटिव चार्ज लाऊं, किरणें किस तरफ क्या होगी, ये नेगेटिव वाली बनी हुई है, तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव क्या होगी, हमेशा आकर्षित होती है। तो विद्युत क्षेत्र अगर मैं लाता हूं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली किरणें, क्योंकि आवेशित, इसका मतलब ये हुआ, याद रखिएगा। तो ये क्या होगी, अगला गुण क्या है, चौथा गुण उसके बाद पांचवा गुण होगा, ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। अपनी दिशा बदल सकती है, याद रखना। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों से क्या होती है, प्रभावित होती है। विसर्जन नलिका में गैस को आयनित कर देती है। विसर्जन नलिका में गैस भरी हुई, इसको आयनित करने की क्षमता ये रखती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, याद रखिएगा, प्रभावित होती है। तो इसके अलावा देखो, इसके लिए जो इसके E बटा M, E बटा M मतलब आवेश और द्रव्यमान, आवेश द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। इसके लिए इन कैथोड किरणों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, आवेश बटा द्रव्यमान, आवेश बटा है ये द्रव्यमान, मतलब E बटा M का मान निश्चित होता है। मतलब आप कोई सी भी गैस भर लो, कोई सी भी गैस भर लो इस विसर्जन नलिका में, कोई सी भी गैस भर लो, उस सब गैसों के लिए E बटा M मतलब आवेश बटा द्रव्यमान। E का मतलब आवेश और M का मतलब मास, मास बटा द्रव्यमान। इसके लिए आवेश और द्रव्यमान का मान निश्चित होता है। मतलब कैथोड किरणों के लिए E बटा M का मान निश्चित होता है। मतलब ये गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये कभी भी इस पर जो विसर्जन नलिका में गैस भरी हुई है उसकी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कोई सी भी गैस भर लो, कोई सी भी गैस भर लो, ये हमेशा E बटा M मतलब आवेश बटा द्रव्यमान का मान एक समान आएगा। इसलिए तुम्हें याद क्या रखना, तुम्हें याद ये रखना है, इसके लिए आवेश और द्रव्यमान का मान निश्चित होता है। मतलब इस विसर्जन नलिका में भरी गैस पर निर्भर नहीं करता है। E बटा M का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, याद रखना। अर्थात E बटा M का मान विसर्जन नलिका में भरी, विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है। ये हो गए कैथोड किरणों। देखो क्या क्या गुण पड़े, ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये प्रदीप्ति उत्पन्न चमक उत्पन्न करती है, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर, मतलब कहां से निकल रही है, ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। ये विसर्जन नलिका में गैस को आयनित करने की भी ताकत रखती है। मतलब कोई गैस भर लेगा, इसमें निर्वात किया होता, लेकिन इसमें कोई गैस भर भी लेना, उस गैस को ये आयनित कर देती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बदल देती है, याद रखिएगा। और इसके अलावा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। इसके लिए आवेश बटा द्रव्यमान का मान निश्चित होता है। अर्थात E बटा M का मान विसर्जन नलिका में गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। चलो, तो ये कहानी है E बटा M का मान यहाँ मान आएगा, ये मान यहाँ लिखा है, मान विसर्जन नलिका में गैस पर गैस प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ, ध्यान रखना। बाद में थॉमसन ने कहा कि भैया ये जो नेगेटिव चार्ज वाली गैसें होती है, नेगेटिव चार्ज जो है, तो इन्हीं को बाद में थॉमसन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना। तो नोट लिखा थॉमसन ने इन कैथोड किरणों को, या मैंने कैथोड किरणों को ऋणावेशित कणों से बनी हुई है। अटे एक बोर्ड पता नहीं किस प्रकार का बोर्ड है, चलो नोट लिखना। इसको कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। जे थॉमसन ने इन ऋणावेशित कणों को, जे थॉमसन ने इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम, तो भैया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी, जे थॉमसन ने। यही बात ही इस विसर्जन नलिका के प्रयोग की। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन पदार्थ के या इलेक्ट्रॉन के परमाणु के मौलिक कण, इसी भी परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले खोज कर जाती है इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ये प्रयोग कर रहे होते हैं। जब ये जे थॉमसन प्रयोग कर रहे होते हैं तो इन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नलिका जिसमें बहुत कम दाब पर उच्च वोल्टता को प्रवाहित किया, उसको उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित किया। तो कैथोड से कुछ किरणें निकलते, कण निकलते हैं, वो जाकर एनोड के पीछे विसर्जन नलिका की दीवार पर टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो वहां पर चमक पैदा होती है। और वहां पर चमक पैदा होती है तो जे थॉमसन ये बात का पता लगाते हैं कि भैया कैथोड से कुछ कण निकल रहे हैं जो एनोड की तरफ गति कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वैसा नेगेटिव चार्ज वाला होता है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और एनोड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहां पर नेगेटिव होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर पॉजिटिव दिखता है। तो कैथोड को इसलिए हम नेगेटिव कहते हैं, कैथोड इसलिए नेगेटिव है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और एनोड इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये बात ध्यान रखें। तो हमें कैसे पता लगा, हमें याद है, कैसे पता लगा, लगा कि कैथोड से यानी नेगेटिव चार्ज वाली चीज से कुछ जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां से कुछ करंट निकल रहे हैं और वो जाकर एनोड के पीछे दीवार से टकराते वहां चमक पैदा होती है, और वहीं से उसने कहा कि कैथोड किरणें हैं। वास्तव में यही कैथोड किरणें हैं जिसकी खोज की थी जेजे थॉमसन। इन कैथोड किरणों की गुण क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है, ये खुद जो है आवेशित होती है। अगर इस विसर्जन नलिका में किसी गैस को भर दिया जाए उसको भी आयनिक करने की ताकत है, ये चमक पैदा करने वाली होती है। जब ये दीवार से टकराती है, स्फूर्तित पदार्थ से टकराती है, स्फूर्तित पदार्थ जो होती है जिसमें कोई आवेशित कण टकराते हैं तो चमक पैदा होती है। जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में जो सफेद रंग का प्रकाश दिख रहा है, ये वास्तव में इसी ट्यूबलाइट के ऊपर जो सफेद रंग का पदार्थ होता है जिंक सल्फाइड, स्फूर्तित पदार्थ की वजह से चमक पैदा हो रही है ट्यूबलाइट के अंदर। इसने कहा कि जो ये ऋणावेशित कण होते हैं वास्तव में यही इलेक्ट्रॉन है, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जेजे थॉमसन ने। तो ये कहानी थी हमारे कैथोड किरणों के साथ इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैथोड किरणों की खोज इस प्रकार भी याद रखिएगा। इसी प्रकार खोज होती है। दूसरी जो बात आपकी आएगी, अब इसके बाद हम प्रोटॉन की खोज करते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रोटॉन की। चलो तो अब अगला है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, देखो प्रोटॉन की खोज ये गोल्डस्टीन ने, इसने क्या किया, वही विसर्जन नलिका, किसने, ये विसर्जन नलिका है, बना लेते विसर्जन नलिका, ये विसर्जन नलिका है इस प्रकार, ये विसर्जन नलिका है, ये आपकी विसर्जन नलिका इस प्रकार, ठीक है। अच्छा, इसमें वही इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, यहाँ पर कैथोड लगा देते हैं, इसमें कैथोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और दूसरा हम लगा देते हैं एनोड, ये यहाँ पर हमने एनोड लगा दिया, ठीक है भाई। अब क्या किया, ये कैथोड होता है, ये है कैथोड, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है माइनस है, कैथोड हमेशा माइनस वाला होता है, ये हमने एनोड रखा है इधर। एनोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैथोड की खास बात क्या है, कैथोड की बार हम ये चित्रित चित्रित कैथोड देते हैं ऐसे, इसमें छिद्र होते हैं, छिद्र कैथोड। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, वही स्फूर्तित पदार्थ का लेप कर देते हैं, ये स्फूर्तित पदार्थ का हमने क्या कर दिया, इसमें लेप कर दिया, ये पूरा का पूरा लेप कर दिया हमने इस पर स्फूर्तित पदार्थ, ऐसे करके लेप कर देते हैं। कांच की विसर्जन नलिका में दिया, अब इसमें कम दाब रखते हैं, ये कम दाब, कम वायु दाब करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं वैक्यूम पंप, ये यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है, ये वैक्यूम पंप इस प्रकार लगा दिया, निर्वात पंप लगा दिया हमने। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा निकाली जा सके। हम इसको किससे जोड़ देते हैं, इधर बैटरी से जोड़ देते हैं, कुछ वोल्ट से जोड़ देते हैं इस प्रकार, ये ठीक है इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ किरणें एनोड से निकलती है, एनोड से भी कुछ किरणें निकलती है, हमें पता कैसे, कैथोड से निकल रही थी, एनोड से भी निकलती है, जो छिद्र युक्त कैथोड से होकर कहाँ इस दीवार पर चमक पैदा, चूंकि एनोड से निकल रही है और कैथोड की तरफ आकर यहाँ दीवार पर चमक पैदा करती है, तो गोल्डस्टीन ने कहा कि भैया कैथोड से किरणें निकलती, एनोड से भी निकलती किरणें, और ये हमें तब पता लगा जब हमने छिद्र युक्त कैथोड लिया, तो इस कैथोड को पार करके वो दीवार पर टकराती है, तो यहाँ पर भी चमक पैदा होती है। और इन किरणों को बाद में हमारे गोल्डस्टीन ने एनोड किरणें कहा, गोल्डस्टीन ने इसकी किरणों को नाम दे दिया कि ये हमारी एनोड किरणें। उस प्रकार क्या किया अब गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने क्या, गोल्डस्टीन ने क्या, गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड, छिद्रयुक्त कैथोड रख दिया, छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त, कैथोड प्रयुक्त, छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त किया, प्रयुक्त तथा कम दाब पर उच्च वोल्टता को प्रयुक्त किया, प्रयुक्त किया। तो देखा कि एनोड से कुछ किरणें निकलकर छिद्रयुक्त कैथोड से, छिद्रयुक्त कैथोड से विसर्जन नलिका की दीवार पर चमक पैदा करती है, दीवार पर चमक पैदा करती है। कहां से निकल रही है, एनोड से, एनोड से निकलती है और कैथोड पर जाकर टकराती है, याद रखना। कैथोड गण का उपयोग करते किया तो देखा कि एनोड से कुछ किरणें निकलकर छिद्रयुक्त कैथोड से विसर्जन नलिका की दीवार पर चमक पैदा करती है। इन किरणों को गोल्डस्टीन ने एनोड किरणें कहा, एनोड किरणें कहा, एनोड किरणें कहा, इसने कहा एनोड किरणें, तो ये गोल्डस्टीन ने कहा, याद रखिएगा, गोल्डस्टीन की व्यक्तिगत ने एनोड की खोज। अब इसके गुण क्या है, इसके गुण क्या है, एनोड किरणों के गुण, एनोड किरणों के गुण क्या है, एनोड किरणों के जो गुण है वो देखो, ये सीधी रेखा में चलती है, पहला ये सीधी रेखा में गमन करती, ये सीधी रेखा में गमन करती, पहला तो यही है कि सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखना, ये सीधी रेखा में गमन करती है, पहला गुण तो यही होगा कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। अच्छा, ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है, याद रखिएगा, ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई होती है, तो आपको पता है कि एनोड से निकल रही है, धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। दूसरा गुण क्या हुआ, ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी, तो एनोड से निकल रही है, धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। दूसरी बात क्यों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान सुनो, ये या इनका इनका ई बटा इनका इनका ई बटा एम, आवेश बटा द्रव्यमान, आवेश बटा द्रव्यमान का अनुपात, अनुपात विसर्जन नलिका में गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, चेंज होगा, लेकिन कैथोड किरणों का मान हमेशा नियत था, उस पर गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन ये जो मान होता है ई बटा एम, इन किरणों, कौन सी किरणों का, एनोड किरणों, अनुपात विसर्जन नलिका में भरी, विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ई बटा एम का मान विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, ये ई बटा एम का मान उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब हर बार एक चीज होगा, जो गैस आप लोगे उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ये कहा, और
इसके बाद क्या हुआ, लगभग 1900 लगभग अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड साहब ने इन तीनों को बाद में एनोड नाम, तो एनोड को कहते हैं सपोज करते गोल्डस्टीन ने, और इनको नाम दिया रदरफोर्ड, चल गया, याद रखिएगा। बाद में रदरफोर्ड ने एनोड तीनों को प्रोटॉन नाम, खोज किसने किया, प्रोटॉन की, ध्यान रखना खोज किसने की है, खोज की है गोल्डस्टीन, और नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने, ये याद रखना। नाम प्रोटॉन किसने दिया, रदरफोर्ड ने, खोज किसने की है, ये खोज की है गोल्डस्टीन ने। इस प्रकार एनोड और कैथोड तीनों की, कैथोड और एनोड तीनों की खोज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भी खोज की जा सकती है, याद रखना। बाद में न्यूट्रॉन की खोज होती है किस प्रकार। अब आप लोगों को बात पता लग गई होगी विसर्जन नली का क्या है। विसर्जन का मतलब इसमें से गैसों को विसर्जित किया जा सकता है, या तो निर्वात कर दे या जब उसमें गैस भी भर सकते हैं। जब निर्वात करते तो दाब कम हो जाएगा, और जब उसमें गैसें भरेंगी तो दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। विसर्जन नली का कैथोड रखते हैं, एनोड रखते हैं, कुछ वोल्ट जब उसमें प्रवाहित करते हैं, कैथोड से कुछ नहीं निकलता, कैथोड कितने एनोड से निकलता है, एनोड कितने कैथोड के, कैथोड से निकल रही है नेगेटिव चार्ज वाली, उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया इस फंक्शन के द्वारा, और यहां एनोड से निकल रही है कुछ कितने, तो इनको धनावेश कहा गया, धनावेश इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है, इनको बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। नाम रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन खोज किसने की, तो खोज करने का काम किया तुम्हारे गोल्डस्टीन ने। इस प्रकार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज होगी जो परमाणु के मौलिक कण होते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक और बड़ी खोज की जिसमें तीसरा कण होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रॉन की खोज। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की जो खोज करने का श्रेय जाता है, देखो ध्यान सुना, बाद के प्रयोगों में मतलब जब गोल्डस्टीन सबने प्रयोग कर दिया, तो बाद के प्रयोगों में रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड 1919 रदरफोर्ड ने बताया, ध्यान सुना, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में एक कण और पाया जाता है, एक कण और पाया जाता है, एक कण और पाया जाता है जिस पर कोई आवेश नहीं, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो कोई आवेश नहीं होता है, होता है। चैडविक ने अपने प्रयोगों के आधार पर, चैडविक ने अपने प्रयोगों के आधार पर, 1932 में इस आवेश रहित कण को न्यूट्रॉन कहा। कण को क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। किसने कहा, तो ये कहा चैडविक, तो ये लो भाई चैडविक की कहा। तो न्यूट्रॉन की खोज इस प्रकार होती है, न्यूट्रॉन की खोज इस प्रकार होती है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। किस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इस प्रकार कैथोड किरणों का प्रयोग किया गया, विसर्जन का प्रयोग था। एनोड किरणों की खोज इस प्रकार हुई, कैथोड किरणों की खोज इस प्रकार हुई। कैथोड किरणों को बाद में इलेक्ट्रॉन किसने कहा, एनोड किरणों को बाद में प्रोटॉन किसने कहा, और किसने कहा कि भाई एक आवेश रहित कण भी होता है जिसको हम न्यूट्रॉन शब्द से बना न्यूट्रॉन भी कहते हैं। इस प्रकार ये खोज होती चली गई, और इस प्रकार परमाणु में तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। याद रखिएगा इस प्रकार ये तीन खोज विधि और इन तीन खोजों के आधार पर अब आपको पता लग गया कि परमाणु में तीन मौलिक कण पाए जाते हैं, और तीन मौलिक कण कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ मौलिक कण कौन से, फिर हम बात करेंगे कि वास्तविकता में इनकी खोज किसने की, इन पर आवेश कितना होता है, याद रखिए खोज किसने की, इस पर आवेश कितना है, और इसके बाद इनका निर्माण कितना। मौलिक कणों में पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन। और इसके लिए जो आवेश होता है नेगेटिव कितना होता है, मान 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, इतना आवेश पाया जाता है। ये नेगेटिव चार्ज ही बताता है कि इसकी प्रकृति कैसी है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेगेटिव है, आवेश का मान तो 1.6 10 की पावर -19 गुना होता है। अगर इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये केवल माइनस की प्रकृति नेचर, वास्तव में आवेश कितना है ये माइनस होने के लिए बताता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेगेटिव होती है, नेगेटिव सोच बना देती है। ये बात बता। अगली बात देखो, द्रव्यमान होता है इसका 2.1 गुना 10 की पावर -28 ग्राम। किलोग्राम में रखेंगे तो 10 की पावर -26 जाएगा, ग्राम में हो गया -28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन के बाद अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और इस पर आवेश को प्लस केवल इसकी प्रकृति बताता है, आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है -19 गुना। ये तो केवल इसकी प्रकृति बता रहा है, नेचर बता रहा है कि प्लस की होती है 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन पर आपको आवेश का मान, द्रव्यमान का मान सब भारी होता है। और इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो न्यूट्रॉन की खोज भी दो तरीके से होती है, देखिएगा क्योंकि जब किसी परमाणु को तोड़ा जाता है उसका भार निकाला जाता है, निकालने का भार हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भार के दोनों से ज्यादा आता है, दोनों से ज्यादा। इसका मतलब परमाणु को कोई ऐसा भी कर पाया जाता है, कोई भारी भी है, द्रव्यमान भी है, लेकिन उसको आवेश नहीं है, उसको बाद में जब 1932 से खोज की जब चैडविक ने, इसको पता लगा। तो याद रखिएगा। और तीसरा न्यूट्रॉन था, इसको जेम्स चैडविक, ये चैडविक है, याद रखना जेम्स चैडविक है, और इसमें कोई आवेश नहीं, शून्य आवेश है। ये आवेश रहित कण होता है, जिसका भार प्रोटॉन के भार से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.67 -24 ग्राम होता है। बस इतना ही, लेकिन प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा ज्यादा होता है, याद रखना थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस प्रकार इन तीनों कणों की खोज हो गई। और मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन का निर्माण परमाणु में सबसे भारी कण, सबसे भारी कण
इस प्रकार की खोज होती है, इस प्रकार की खोज होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबसे जो भारी कण वो वास्तविकता में घूम रहा है, सबसे भारी कण। तो इसके अलावा परमाणु में अन्य मौलिक कणों की खोज होगी। तो परमाणु के अन्य मौलिक कण कौन से हैं? तो परमाणु के अन्य मौलिक कण, अन्य मौलिक कण कौन से हैं? बस थोड़ा सा आपको याद करना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद और कौन से कण पाए जाते हैं, याद रखिएगा कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो इसमें पहला जो कण, अगर बात अन्य मौलिक कणों की, अन्य मौलिक कण, अच्छा और क्या करना है इसमें, इसकी खोज किसने की? क्योंकि आप इस द्रव्यमान का बहुत ही द्रव्यमान होता नहीं है, तो इनका थोड़ा सा आगे दिखा। इससे पहला है मेसोन, पहला है मेसोन, और मेसोन की खोज की युकावन, मेसोन की खोज के युकावन इसका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो आवेश भी होता है, तीनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं मेसोन पर। तो मेसोन पर याद रखना, मेसोन पर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा और जीरो भी मिलेगा मेसोन। तो ये मौलिक कण है, इसकी खोज युकावन, मेसोन की खोज युकावन की है, मेसोन की खोज युकावन की है। इसके बाद है अगला मौलिक कण है, ये कण है, दूसरा मौलिक कण है पॉजिटिव, और पॉजिट्रॉन की खोज की है एंडरसन ने, ये एंडरसन ने खोज की। पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है, तो विपरीत होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिट्रॉन हो गया, इसकी खोज हमारे एंडरसन ने की है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एंटी प्रोटॉन, एक कण है जिसका नाम है एंटी प्रोटॉन, और नाम से आपको लग रहा है कि प्रोटॉन का विपरीत, प्रोटॉन का विपरीत है, याद रखिएगा प्रोटॉन का विपरीत है, और इसकी खोज की है सेंग्रेन। और प्रोटॉन का जब है इसमें नेगेटिव आ जाएगा, और अगला एक कण होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन के समकक्ष है न्यूट्रिनो, याद रखना न्यूट्रिनो, और इस न्यूट्रिनो की खोज करने का श्रेय जाता है तुम्हारे पोलिंग साहब, इसको जाता है भाई, ये पोलिंग होता है, और इस पर वही जीरो वाला आवेश होता है। ये चार मौलिक कण हो गए तुम्हारे, ये चार मौलिक कण हो गए। कौन कौन से चार मौलिक कण परमाणु मौलिक कणों में? पहला हो गया तुम्हारा इसके अंदर मेसोन, फिर तुम्हारा युकावन की खोज की प्लस माइनस जीरो, तीनों प्रकार के आवेश मेसोन पर, मेसोन की खोज युकावन ने की है, मेसोन की खोज युकावन ने की है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की है, और इसके अलावा एंटी प्रोटॉन की खोज सेंग्रेन ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज पोलिंग ने की है, याद रखना। तो ये है तुम्हारे परमाणु के अन्य मौलिक कण। तो परमाणु में तीन मौलिक कण बेसिकली पाए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुण कितने, एनोड कितने, इस प्रकार की बात करते हैं, तो कैसे होती है, क्या होती है, ये बातें हमारे। तो हमने जो बातें पढ़ी, ध्यान रखिएगा, हमने जो बातें पढ़ी, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, परमाणु में कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे परमाणु रिसर्च। ध्यान सुनिएगा, आगे हमारी कहानी रहेगी परमाणु रिसर्च, जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में परमाणु रिसर्च, परमाणु की संरचना हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन संरचना, विषय का प्रयोग, एटम, एनोड, स्फूर्तिक पदार्थ का लेप किया हुआ था, उच्च वोल्टता का मतलब होता है ऐसा जिसमें से विद्युत वाहक बल पैदा हो, विभवांतर पैदा